थे गंगा नदी, और गंगा नदी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। गंगा रिवर के बारे में हम लोग बेसिक सीख चुके थे, पंच प्रयाग भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब सीधा सीधा हम लोग चलते हैं। इसमें सभी को याद होगा कि दो नदियां आपस में मिलती है, एक का नाम है भागीरथी और दूसरे नदी का नाम है अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा नदी ये दोनों एक दूसरे से देवप्रयाग में मिलते हैं और यहीं से संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। पिछले क्लास में भागीरथी और अलकनंदा से इधर के पंच प्रयाग की बात पूरे हम पढ़ चुके हैं। अब आज यहां से आगे का सिस्टम हम आपको बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से। देखिए, देवप्रयाग से गंगा जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक जगह है जिसका नाम हमने बताया था हरिद्वार, और आपको बताए थे कि यह हरिद्वार तक, इसमें उत्तराखंड का हिस्सा आता है और हरिद्वार तक में गंगा यहां से यहां तक लगभग 310 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी भाग में भी करती है और तब गंगा यहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा का सबसे बड़ा भाग यूपी में ही प्रवाहित होती है। यूपी का एक मेन जगह है, आप लोग नाम सुने होंगे, बिजनौर। बिजनौर के बाद दूसरे जगह आप सभी बच्चे सुने होंगे नाम कन्नौज। बिजनौर, कन्नौज, ये सभी यूपी में ही काफी इंपॉर्टेंट हो गया। हरिद्वार तक जब उत्तराखंड में है तो निश्चित रूप से देवप्रयाग उत्तराखंड में ही होगा। यहां से सब बात उत्तराखंड का हो रहा है। और बिजनौर से हम लोग यूपी में चले आए तो बिजनौर, कन्नौज, कन्नौज के बाद एक जगह है यूपी का ही जिसका नाम है कानपुर। कानपुर आपसे कभी भी पूछेगा किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे। कानपुर के बाद तब हम लोग आते हैं तो यह हो जाता है प्रयागराज। प्रयागराज जिसका पहले अभी नाम हम लोग जानते हैं इलाहाबाद था, जो फिर से प्रयागराज बन गया। प्रयागराज के बाद जब हम लोग चलेंगे तब इसका नाम यहाँ पे हम लोग देखें मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद तब हम लोग जानते हैं गंगा के किनारे है वाराणसी। वाराणसी और वाराणसी के बाद तब एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है गाजीपुर। और गाजीपुर के बाद यूपी कंप्लीट खत्म हो जाता है। यानी यहां से यहां तक जो आप सेक्शन देख रहे हो ये गंगा का उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने वाला एक जगह है। यहाँ गंगा करीब लगभग 1200 किलोमीटर, ऐसे एक्चुअल में 1140 किलोमीटर गंगा उत्तर प्रदेश में गुजरती है। यानी यूपी में गंगा की लंबाई 1140 किलोमीटर। आपको कभी भी पूछे जाएंगे बिजनौर किस नदी के किनारे, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारसी और गाजीपुर, ये सभी आपके गंगा के किनारे। यहाँ के बाद तो गंगा बिहार में इन करती है। अब गाजीपुर के बाद अब गंगा यहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। और आप जानते हो बिहार में गंगा कहां से प्रवेश करती है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बक्सर, बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में सबसे पहले गंगा बक्सर से इन करती है। बक्सर, छपरा, पटना, थोड़ा सा पटना के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर हल्का मोड़ दें और फिर इधर से चले आए तो यहीं पर सोनपुर, हरिहर क्षेत्र जो आप देख रहे हो वहां पे सोनपुर होगी। सोनपुर से जब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सोनपुर करके अच्छा होगा हाजीपुर लिख दे तो ज्यादा बढ़ेगा। हाजीपुर वही सोनपुर क्षेत्र ही हो गया, हम लोग हाजीपुर कर लिए। हाजीपुर के बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़े तो भागलपुर। भागलपुर में गंगा थोड़ा सा कटिहार
हल्का सा ऊपर जाती है और भागलपुर के बाद थोड़ा सा कटिहार और गंगा यहीं पर हल्का उत्तरायण होती है। उत्तरायण होती है का मतलब उत्तर की ओर गंगा यहाँ पर होती है और उत्तर की ओर गंगा यहाँ होने के बाद अब यहाँ तक का जो हिस्सा है भागलपुर के बाद थोड़ा सा कटिहार आता है, एक पूरे गंगा का बिहार में जोन। और आपको मालूम होगा मुंगेर भी बीच में कर सकते हैं, बिल्कुल मुंगेर भी होगा। मुंगेर, भागलपुर, कटिहार ये सभी गंगा के किनारे ही हिस्सा है। और बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है जल्दी बताइए। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? मोकामा, फतुहा सभी इसमें आ जाएंगे। आप बिहार से है तो काफी बेल्ट इसमें आ जाएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल इसमें नहीं है। बिहार स्पेशल तो हम लोग फिर करेंगे। बिहार में गंगा की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर, 455 किलोमीटर गंगा की लंबाई बिहार में। और बिहार के बाद यहाँ भागलपुर से ऊपर साहेबगंज होते हुए अब गंगा यहाँ से झारखंड में प्रवेश कर। और झारखंड में कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह गंगा किनारे है नहीं, लेकिन गंगा झारखंड में भी जाती है और झारखंड में बहुत कम, लगभग 40 किलोमीटर ही ये झारखंड में रहती है गंगा और फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है, नाम सभी लोग सुने होंगे, फरक्का। फरक्का और फरक्का में आप नाम सुने हैं फरक्का बांध। और ये फरक्का से ही गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक नीचे की ओर चलती है, एक सीधा की ओर जाती है। यही जो नीचे की ओर गई है इसी का नाम है हुगली रिवर, ये हुगली है। और ऊपर की ओर जो गई है इसी का नाम है भागीरथी, इसी का नाम भागीरथी है। तो एक हुगली हो गया, एक भागीरथी हो गया। और यही भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी बाकी हिस्सा यहां से यहां पश्चिम बंगाल में गंगा है, वेस्ट बंगाल में गंगा है। और पश्चिम बंगाल में काफी लंबा, लगभग 500 किलोमीटर, 520 किलोमीटर गंगा की लंबाई। और अब यहां से जैसे ही बांग्लादेश में इन करती है, इस गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। तो इतने फेज आप सभी लोग को एकदम दिमाग में सेट करना होगा गंगा के बारे में। अब गंगा की कुल लंबाई, तो गंगा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो पहला नंबर हम लोग देखिए, उत्तराखंड से गुजरती है। उत्तराखंड में गंगा की लंबाई 310 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा गंगा यूपी में गुजरती है, 1140 किलोमीटर गंगा की लंबाई यूपी में है। इसके बाद गंगा बिहार में है, 455 किलोमीटर। और तब इसके बाद हम लोग देखें झारखंड में, झारखंड में यहाँ गंगा लगभग 40 किलोमीटर है। और लास्ट हम लोग देखें पश्चिम बंगाल में, यहाँ गंगा लगभग 520 किलोमीटर। और इसीलिए गंगा की कुल लंबाई कई बार पूछता है, तो इसको आप जोड़ दोगे तो 5 हो गया, 4 1 5 5 10, अब 4 14, 2 16 की 6 1 हो गया, 5 1 6 4 10, अब 3 13, 1 14 की 4 1 हो गया, लगभग 2465 है। लेकिन ऐसे गंगा की एक्यूरेट लंबाई गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही लगभग हम लोग देखेंगे 2525 किलोमीटर है। अब थोड़ा बहुत ये अप्रोक्स है, कहीं कहीं हल्का हल्का ज्यादा है, रफ। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि गंगा के लंबाई के अनुसार राज्य को सजाओ, तो सबसे ज्यादा यूपी में गंगा की लंबाई है, दूसरा नंबर वेस्ट बंगाल में गंगा की लंबाई है, और तीसरा नंबर बिहार में गंगा की लंबाई है, चौथा उत्तराखंड, पांचवा झारखंड। तो आपको कभी कभी सजाने भी आ सकता है। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, भागीरथी और हुगली अब समुद्र तक कहां तक उसको नापते हैं, सही में इसमें चेंजिंग आता है। अब गंगा की थोड़ी सी सहायक नदी देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बात को समझिए।
गंगा की जो सहायक है, नीचे से एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोन, और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोन गंगा की दक्षिण सहायक नदी। दक्षिण सहायक मतलब नीचे से आके मिलती है, और दानापुर के पास पटना के नजदीक ही है सोन और गंगा का संगम। इधर हम लोग देखें तो आप जानते हो उत्तराखंड से एक नदी आती है, और यही रिवर है यमुना नदी। ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती, और यमुना की सहायक नदी केन है, बेतवा है, और एक चंबल है जो राजस्थान की ओर जाता है। ये चंबल रिवर है। आपको कभी भी आएगा कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, अब उसमें दे देगा सोन, कोसी, गंडक, चंबल। तो चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं। अब इसके बाद कुछ कुछ रिवर हम लोग देखें उत्तर की सहायक नदी। सबसे पहला नदी एक है कोसी। तो कोसी नदी जो तुम देखते हो बिहार में, भागलपुर से थोड़ा सा आगे कटिहार के पास कोसी नदी गंगा में मिल जाती। कोसी के बाद है गंडक, और गंडक नदी सभी लोग जानते हो हाजीपुर के पास, ये सोनपुर के पास गंगा से मिलती है, और यही गंगा और गंडक के संगम पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला लगता है। तो आपको कभी भी सोनपुर का मेला रहेगा तो आप ध्यान रखोगे कि वो गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर का मेला लगता है। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, कोसी गंडक के बाद अगली नदी का नाम आप लोग जानते हो, उसका नाम है सरयू। और सरयू नदी ये गाजीपुर के पास, ये यूपी में है। ये सरयू नदी यहाँ पे गंगा में आके मिल जाती। और तब लास्ट है गोमती। पता है कि इसमें छपरा के पास ही सरयू मिलती है, क्योंकि सरयू भी हल्का बिहार में भी आती है। तो गाजीपुर के पास आपके मिलती है, ये आपका हो गया कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। गोमती को ही घग्गर नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, गंगा की सहायक रिवर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर सहायक, दक्षिण सहायक, ये सब से आपको इसमें क्वेश्चन आ सकते। सरस्वती पहले सहायक नदी थी, लेकिन अब अंतःस्थलीय है, जमीन के अंदर अंदर ही मिल जाती है। कहीं भी सरस्वती नदी अब दिखाई नहीं देती। बाकी रामगंगा, काली गंगा और भी कई सहायक है, लेकिन उतने की जरूरत आपको नहीं रहेगा, इतना से ही काम चल जाएगा। गोमती का ही नाम घाघरा, घाघरा का युद्ध आप लोग नाम सुने होंगे, इसी का नाम घाघरा नदी। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ हिंडेन, बच्चे पूछ रहे हैं हिंडेन यमुना की सहायक नदी है, यहीं से एक नदी आती है हिंडेन, जहां उसके किनारे आलमगीरपुर हड़प्पा का एक जगह, सबसे पूर्वी जगह वहां पे स्थित है। तो हिंडेन यमुना की सहायक है, जो इस द्वार के क्षेत्र में पड़ता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम लोगों को गंगा का जो तंत्र है वो प्रश्न आपका बन जाएगा। बाकी गंगा नदी घाटी परियोजना जब होगी तो इसको फिर से एक बार जीवित करेंगे और थोड़ा डिटेल चलेगा। काली रिवर एक इंपॉर्टेंट है। काली रिवर आपको ध्यान रखना है, बिजनौर के पास नेपाल के रिवर जो बनाती है रामगंगा और काली, ये बिजनौर जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक काली रिवर आती है और रामगंगा रिवर आती है। एक काली नदी नेपाल की सीमा बनाती है, तो नेपाल की सीमा बनाते हुए यहाँ आती है। तो रामगंगा और काली, ये रामगंगा रिवर और काली नदी ये जो है बिजनौर के पास आके मिलती है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गंगा की उत्तर सहायक नदी कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, नीचे से है सोन, केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा और चंबल आपको ध्यान रखना है कि केन, बेतवा और चंबल जो देख रहे हो, ये तीनों नदी यमुना की सहायक नदी। तो आपको ध्यान रखना है केन, बेतवा और चंबल,
ये आपको ध्यान रखना है, यमुना की सहायक नदी है। तो ये आपका गंगा नदी का तंत्र आपका कंप्लीट हुआ। अब गंगा के बाद हम लोग को मेन एक रिवर चल रहा है आज की अभी की क्लास में, वो होगा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को ज्यादा समझना है। गंगा तो लगभग पिछले दिन सीखे हुए थे, तो अब सभी बच्चे सिंधु नदी तंत्र पर खूब ध्यान दें। आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तो जरा ध्यान से समझेंगे सिंधु नदी तंत्र की बात हम लोग ध्यान दें। पुनपुन नदी फतुहा के पास मिल जाती है गंगा से। चलिए तो हम लोग ध्यान दें, पुनपुन, फल्गु, ये सब जो रिवर है बहुत छोटी नदी है, इसलिए उसको नहीं ज्यादा डिस्कस करें। देखो अभी हम लोग सिंधु में थोड़ा सा इसको और बड़ा ही बना दे तो सिंधु नदी तंत्र आप ज्यादा अच्छा समझ पाओ। देखिए सिंधु नदी तंत्र से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से रहता है, इसलिए आप बढ़िया से इसको ध्यान दीजिए। देखिए सिंधु नदी तंत्र हम आपको समझाना चाह रहे हैं, खूब ईमानदारी से हमारे साथ ध्यान दीजिए। देखो एक बात ध्यान रखना है, सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक पर्वत है कैलाश पर्वत, ये तिब्बत में कैलाश पर्वत। और इसमें आपको ध्यान रखना है कैलाश पर्वत के पास ही एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील भी यहाँ पे आपको एक नदी निकलती है, और यह नदी ऐसे होते हुए और मेन पाकिस्तान में गुजरती है, और इसीलिए एक पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो सिंधु रिवर। पहले पूरा बढ़िया से समझ लो, फिर यूपीएससी वाला क्वेश्चन रहे चाहे जो क्वेश्चन रहे, तुमसे सभी क्वेश्चन बने, बढ़िया से टॉपिक को ध्यान दे दोगे तो चाहे आईएएस रहे चाहे पीसीएस रहे, हर जगह इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। लेकिन बात को ध्यान से समझो पहले। और पहला नंबर आपको ध्यान रखना है दो तीन चीज। पहली नंबर बात ध्यान रखें कि जो झील है इसका नाम है मानसरोवर, जो पर्वत है इसका नाम है कैलाश पर्वत, जो ग्लेशियर है आप बताओ सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। अब देखिए तीनों ही क्वेश्चन आपका होता है, अगर पूछेगा कि बताओ सिंधु किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको कहना है बोखरचू ग्लेशियर से। सिंधु किस पर्वत से निकलती है, तो कैलाश पर्वत से। सिंधु किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। तो एक तो पहला नंबर आपको क्लियर हो गया, ग्लेशियर पूछेगा तो बोखरचू ग्लेशियर, पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत, झील पूछेगा तो मानसरोवर झील। अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, जल्दी आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो तिब्बत में सिंधु नदी को हम लोग सिरमुख कहते हैं, इंडियन भाषा में कहते हैं। ऐसे तिब्बती नाम इसका बिल्कुल सही आपने बताया, सिंगी खवांग है। देखो ये सब क्वेश्चन अच्छा है, आपको ध्यान रखना है कि सिंधु, कई लड़के को चॉइस ए में सांगपो दे देता है और बच्चे फटाक से सांगपो मार देते हैं, लड्डू नंबर हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवांग, और सिंगी खवांग का ही अर्थ है सिरमुख, इसको सिरमुख के नाम से जानते हैं। सिंगी खवांग या सिरमुख ये दोनों एक ही नाम है। ये तिब्बत में हम लोग सतलज नदी को, सॉरी सिंधु नदी को कहते हैं। यहीं से एक रिवर और निकलती है जिसमें एक झील का नाम है राकसताल झील। राकसताल झील, और राकसताल झील से एक नदी भारत में जाती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, हमें ये बताओ।
दो नदी तिब्बत से निकल करके और भारत की ओर जाती है। एक का नाम सिंधु है और दूसरा का नाम सतलज। सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग चेन खवांग। लॉन्ग चेन खवांग किसको कहते हैं? इसका नाम था सिंगी खवांग। तो आपको ध्यान रखना है, सतलज नदी का तिब्बत में नाम लॉन्ग चेन खवांग है। सतलज नदी कहां से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। और सतलज और सिंधु की दोनों हिमालय पार की नदी है, हिमालय के बाहर से निकलती है। ये बात आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलो जरा जल्दी जल्दी हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में, आपको पहले ये बताना है जल्दी से, ये किस दर्रा से प्रवेश करती है? जल्दी बताओ, किस दर्रा से प्रवेश करती है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये किस दर्रा से प्रवेश करती है? सतलज नदी शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। बिल्कुल सही आंसर है। शिपायत किला में आपको बताया भी थे। तो सतलज नदी शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास से दो नदी निकलती है, चंद्र और भाग। और ये दोनों चंद्र और भाग रिवर, ये दोनों जब आपस में मिलती है और ये इस प्रकार से जाके सिंधु नदी में मिलती है। ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसी नदी का नाम है चिनाब। बात समझोगे? ये नदी कौन है? चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भाग के नाम से निकलती है, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। और यहीं पे हम लोग को ध्यान रखना है कि यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब। इस नदी का नाम हम लोग देखिए सतलज। यहीं से एक नदी निकलती है जो भारत में ही रह जाती है और इस नदी को हम लोग कहते हैं ब्यास। एक नदी यहीं से निकलती है हिमाचल से ही और यह यहाँ आके मिलती है, इसका नाम है रावी। लाहौर रावी नदी के किनारे। और एक अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, लद्दाख क्षेत्र में एक झील है वेरीनाग झील, और वेरीनाग झील से ये यहाँ पे आता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक झील में ही प्रवेश कर जाता है और उस झील का नाम तुम जानते हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। और वुलर झील से फिर निकल करके ये इस तरह से होते हुए और फिर इसी में मिल जाती। इस नदी का नाम है झेलम। देखिए ये नदी देख रहे हो सिंधु रिवर है, इसके बाद है झेलम, फिर चिनाब, तब रावी, उसके बाद ब्यास, तब सतलज। सिंधु नदी की अगर हम लद्दाख क्षेत्र में बात करें तो एक इसकी प्रमुख सहायक नदी, और लद्दाख क्षेत्र में सिंधु की सहायक कौन है? जल्दी से सारे बच्चे बताओ। वेरी गुड, सियुक नदी। सियुक रिवर जो है ये लद्दाख क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी। एक नदी इधर भी मिलती है जिसका नाम तुम जानते हो, गिलगित रिवर है, गिलगित नदी। तो सियुक और गिलगित ये सिंधु का ऊपर से सहायक नदी है। इस सियुक नदी को मेन ध्यान रखना, क्योंकि सियुक नदी काफी ज्यादा पहाड़ों से होकर गुजरती है। इसी कारण सियुक का मतलब इसको शोक जैसा है, ये मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जिसको मृत्यु नदी कहते हैं, तो सियुक नदी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अब जो क्वेश्चन बन पहला, अब एक क्वेश्चन आएगा, सिंधु की वह कौन सहायक नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त होती, भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त होती है, पाकिस्तान नहीं जाती? तो वो नदी है ब्यास रिवर। ब्यास नदी भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त होती। जल्दी बताओ, सिंधु की कौन सहायक नदी है जो भारत से नहीं निकलती?
अब सिंधु की कौन सहायक नदी है जो भारत से नहीं निकलती? तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो, सतलज। सतलज अभी हमने पढ़ा कि तिब्बत से निकलती है, ये भारत से नहीं निकलती है। ये हम लोग इधर की बात चल रहा है, अभी गिलगित और श्लोक को छोड़। तो सतलज रिवर एक हिमालय पार की नदी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर गुजरती है? जल्दी बताओ, भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर गुजरती है। बिल्कुल सही है, झेलम। देखो, इंडिया और पाक के बॉर्डर के पैरेलल गुजरती है झेलम रिवर, और इसीलिए सही आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब है झेलम। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? वेरी गुड। चिनाब। चिनाब एकमात्र नदी है जो सिंधु में टच करती है, बाकी नदी सिंधु में नहीं सटती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक बच्चे लिख रहा था कि इस बार आईएएस का क्वेश्चन है, इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए। आईएएस में यह क्वेश्चन इस बार दिया 2021 में, सिंधु की वह कौन सहायक नदी है जो सिंधु में जाके मिलती है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक चॉइस। कौन सी सिंधु की सहायक नदी है जो सिंधु में जाके मिलती है? ये क्वेश्चन है। मतलब सिंधु में मिलती है, सिंधु में मिलती है, बीच रास्ते में नहीं, सिंधु में मिलती है, तो नदी कौन हो गया? चिनाब। बिल्कुल सही आपने बताया। यह क्वेश्चन इस बार के आईएएस का प्रश्न, इसी बार का क्वेश्चन आया। अब आप खुद समझ गए होंगे कि जो बच्चे गंभीरता से इसको एक बार पढ़ लेगा, तो आईएएस रहे चाहे पीसीएस रहे, तुम्हें जो भी क्वेश्चन देगा ब्रेन लगाना पड़ेगा। एक बार बुद्धि बढ़िया से लगाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम समझ रहे हैं कि नदी, अब आप लोगों को ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जस्ट अभी हम लोग तुरंत पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा कहीं में सतलज नदी, सॉरी, इधर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर भी कर लेते हैं, और ब्रह्मपुत्र करने के बाद ये सेक्शन हो जाएगा। अगले दिन दक्षिण के सभी रिवर को एक बार करेंगे, और तब लास्ट वन हम लोग कर लेंगे नदी घाटी परियोजना और झील। एकदम इधर से निश्चिंत हो जाओगे, किसी भी एग्जाम को दोगे 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित। चलिए, नीलम नदी हम लोग जब परियोजना पढ़ेंगे तो आप देखोगे पाकिस्तान से ही नीलम सिंधु की सहायक आती है, लेकिन इंडिया में उसका नाम अलग हो जाता है, वो फिर नीलम इंडिया में नाम नहीं। तो हम लोग जब परियोजना पढ़ेंगे तो नीलम को भी हम लेते आएंगे, उसमें बहुत भार नहीं है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार जहां समझ लिए तो एकदम आसानी से सारी चीज आपको बनते चले जाएंगे। तो चलो अब हम लोग लास्ट बार देखें ब्रह्मपुत्र रिवर, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट, और हम उम्मीद करेंगे कि आज सारे बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी की खूब बढ़िया से समझे। एक तो बात ध्यान दो, सभी नदी स्त्रीलिंग है, सभी नदी स्त्रीलिंग है। भारत में कुछ ही नदी पुल्लिंग है, इसके नाम में पुत्र लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए, पुत्र लगा हुआ है तो आप समझ सकते हो। विवाद वाली बात एक बच्चे कह रहे हैं, देखो विवाद वाली बात कुछ नहीं, परियोजना में विवाद वाली बात समझ में आएगा, वहां तुम्हें समझाएंगे 1960 के सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता में ये हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, 3 नदी का भारत केवल 20% जल का उपयोग करेगा और पाकिस्तान 80%। बाकी रावी, ब्यास, सतलज, 3 नदी का भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20%। और वही नदियों का पानी यूज करने के लिए नदी घाटी परियोजना बनती। तो वो परियोजना हम लोग जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको सारे विवाद का लाइन एकदम क्लियर होकर चला जाए। तो चलिए अब हम लोग अभी जस्ट ध्यान दें ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने अभी आपको बताया कि एक तो ये पुल्लिंग नाम हो गया, दूसरा नंबर देखो भारत में ध्यान से समझिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये हम लोग ऐसे बना लिए, फिर ऐसे बना लिए, फिर ये ऐसे बना लिए, ये बांग्लादेश। देखो तिब्बत से ही खूब बढ़िया से एकदम समझेंगे तो आपका स्टेप आ जाएगा। तिब्बत से ही एक नदी आती है और ऐसे करके यहाँ मुड़ जाती है और ऐसे बांग्लादेश में इन कर जाती है, यहीं से आकर के इसमें पद्मा रिवर मिलती है, गंगा मिलती
तो चलिए जरा बढ़िया से सुनना। पहला एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यह भी वही है, मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है। और इसका आंसर सभी बच्चे को क्लियर होता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप। अब ध्यान से सुनना, किस जगह पे अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ नामक चोटी पे, आपको चोटी कहेंगे तो आपको ध्यान आना चाहिए नमचा बरुआ, और नमचा बरुआ नामक चोटी पे ये अचानक नीचे की ओर मुड़ती है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ जल्दी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? आंसर हो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए चंद्रशेखर बहुत ही अच्छा सही आंसर दिया। आपको बताया थे यहाँ एक दर्रा था, यांग याप दर्रा। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। अगर आपको यहाँ चोटी पूछा जाए कि किस चोटी के पास अचानक जो पूरब की ओर चल रही है दक्षिण मुड़ जाती है, तो वो चोटी का नाम हो गया नमचा बरुआ चोटी। देखो क्वेश्चन का कई स्टेप है, आपको दे देगा कि बताओ किस जगह पे अचानक ब्रह्मपुत्र दक्षिण मुड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि नमचा बरुआ चोटी के पास यांग याप दर्रा से इन करती है। जब यह इन करती है तो इसका नाम होता है इस रिवर का दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र के नाम से इन नहीं करती है, इसलिए फिर क्वेश्चन आए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है, तो दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है, दिहांग। और दिहांग के बाद दो इधर से रिवर आके इसमें मिलती है, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। और ये तीनों नदी एक जगह है जिसका नाम है सदिया। सदिया जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, सदिया जगह का नाम है, सदिया रिवर नहीं है, सदिया जगह का नाम है। और आपको ध्यान रखना है दिहांग, दिबांग और लोहित। बिल्कुल इसका ग्लेशियर रहेगा तो आप समझ गए हैं, बिल्कुल चेमांगलुंग ग्लेशियर। तो दिहांग, दिबांग और लोहित ये तीनों नदी सदिया के पास आके मिलती है और यहीं से इसके संयुक्त धारा को ब्रह्मपुत्र का। बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो, जरा ध्यान से फिर से सुनेंगे। यहाँ तिब्बत के फिर वही है मानसरोवर झील, वही है कैलाश पर्वत। ग्लेशियर केवल बदल जाएगा, जैसे सिंधु में ग्लेशियर आप चले थे बोखर्चू, इसमें चलेगा चेमा इंगडुंग ग्लेशियर। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना तिब्बत में इसका नाम शांगपो, दिहांग के नाम से यांगयाप दर्रा से एंट्री, इसमें दिबांग और लोहित सदिया नामक जगह पे आके मिलते हैं और तब इसके संयुक्त धारा को हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मैदानी भाग बिल्कुल सदिया से ही प्रारंभ होता है। हम लोग जब नेशनल वाटरवे पढ़ेंगे तो इंडिया में इन करती है मैदान में सदिया से, यहाँ से नाव चला सकते हैं। और यहाँ जहां बांग्लादेश में इन करती है उस जगह का नाम है धुबरी। सदिया टू धुबरी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह आपको होगा, क्योंकि ये आगे हम लोग देखेंगे। सदिया टू धुबरी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे नेशनल वाटरवे। यहीं पे माजुली नदी द्वीप है जो आपको मालूम है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कुछ लोग तो विश्व में इसको कहते हैं लेकिन वर्ल्ड के सापेक्ष नहीं है। भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, असम में आप कह सकते हैं माजुली द्वीप सबसे बड़ा। और आपको ध्यान यह रखना है ब्रह्मपुत्र की कुछ बड़ी बड़ी सहायक नदी। एक नीचे से सहायक नदी है, असम में मिलती है, इस नदी का नाम है धनश्री। और ऊपर से सहायक नदी है, इसका नाम है सुबनश्री। सुबनश्री और धनश्री, सुबनश्री और धनश्री आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुबनश्री और धनश्री, तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसके बाद एक नदी आप सभी लोग सुने होंगे, मानस नदी, मानस राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा और मानस असम में सारे बच्चे पढ़े होंगे। तो ये मानस जो है ये असम में ही आके मिलते हैं और मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी। आपसे ये पूछे कि बताओ कौन सी नदी धुबरी के पास आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है,
जल्दी आंसर करो। कौन सी नदी धुबरी के पास आके मिलती है? जल्दी से आंसर दे दो। वेरी गुड, एक बच्चे का बहुत अच्छा सही आंसर किया, पिंटू कुमार। संकोश नदी, संकोश रिवर जो है ये धुबरी के पास आके मिलती है और संकोश रिवर के मिलने के बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब यह बांग्लादेश में चली जाती है तो इसी नदी का नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, इस नदी का नाम होता है जमुना। जमुना और जमुना और पद्मा, इन दोनों के संयुक्त धारा को हम लोग कहते हैं मेघना। इस संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, एक सिक्किम से आती है और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है इससे, और सिक्किम से आने वाली बांग्लादेश में मिल जाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता रिवर है। तीस्ता काफी इंपॉर्टेंट नदी है, यह भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है, इंडिया से आती है और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो आपको सुबनश्री, धनश्री, मानस, संकोश, तीस्ता, बाकी दिहांग, दिमांग, लोहित, मैदानी भाग में सदिया टू धुबरी, इतना दिमाग में है तो बाकी फिर आगे के क्लास में आप बढ़िया इससे समझ पाओ। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे। बराक और सुरमा भी बिल्कुल इसके सहायक नदी है, बिल्कुल सही आपका है, बराक और सुरमा भी इसके सहायक नदी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब दक्षिण के जितने नदी है वो नदी कर करके नदी घाटी परियोजना कल के क्लास में, आज इतना डाइजेस्ट कर लीजिएगा और तब नदी घाटी परियोजना हम लोग इसमें कल के क्लास में इससे आगे चलेंगे। और कल का क्लास बड़ा इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट होगा, जिस पर आप सभी बच्चे खूब ध्यान दो। तो आज का क्लास अभी हम आपका यहीं तक रखते हैं। पीडीएफ के लिए एक दिन छुट्टी आपको जिस दिन देंगे हम बैठ जाएंगे, उसमें पीडीएफ आपका कर देंगे, क्योंकि बैठेंगे तभी होगा। अभी शेड्यूल एक दो दिन और पढ़ा देते हैं आपको, फिर उसके बाद उसमें हम कर लेंगे। चलिए कल देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगाएंगे, रूटीन इधर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आपका। शेड्यूल टेस्ट सीरीज का डाल दिया गया है, टेस्ट सीरीज जो बच्चे बीपीएससी में हो टेलीग्राम पर देख लो, उसका उसी अनुसार से इधर टेस्ट चलेगा। ऑफर देखते हैं कल आप लोग का कर लेंगे। एक चीज और आप लोग का थोड़ा सा मदद करना है, क्योंकि हैक जो ऐप को हैक किया था वो अब बेचारा परेशान है, उसका एडमिशन तो हो नहीं रहा, चूंकि ठग टाइप का था, ट्रिपल कोर्स झूठ का लॉन्च करके बच्चे को ठगने का प्रयास किया। कुछ बच्चे उसमें बेचारे फेल में भी पड़ गए हैं, तो उनको हमसे जहां तक हुआ उनको मदद की। अब वो जान करके वो ऐप का हमारा रेटिंग 1 करने में लगा हुआ है, और वही हमारा 1 करता है, उसका वाला मैं 5 करता हूँ। हमें लगा कि शुरू में कि किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, लेकिन बाद में हम ही देखे कि नहीं, जो बच्चा मेरे यहाँ 1 रैंकिंग दे रहा है वही उधर 5 रैंकिंग दे रहा है। तो हम समझ गए कि वो इसका मतलब उसी का काम है, दूसरा किसी का काम है नहीं। तो इसमें सारे बच्चे जो है इसमें अगर रेटिंग नहीं किए होंगे, तो चूंकि आप यहाँ के स्टूडेंट हो, यहाँ का कोई रेटिंग है तो वो आपका रेटिंग है, तो इसीलिए वो सभी बच्चे 5 स्टार रेटिंग करके अपना रिव्यू विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप जो है आपका राहुल सर, उसमें आप डाल दोगे। मैं दूसरे की बात नहीं करता, इसमें क्या करना नहीं करना कोई बात नहीं है। हम अपनी एनर्जी खुद का लगाते हैं, दूसरे में नकारात्मक एनर्जी नहीं लगाते हैं। जो दे चुके हैं वो एक बार फिर से अपडेट कर दीजिएगा, तो नया उनका फिर से आ जाएगा। मतलब उसमें 1-2 शब्द बदल देंगे, फिर नए डेट में ऊपर की ओर आ जाएंगे, तो उसमें अपना हो जाएगा। बाकी सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। हमारा थ्योरी बड़ा हाई लेवल का है, बाकी उसके जितना अंतिम है वो बेचारा इधर से उधर जो चीज कर सकता है करे। सच हमेशा सच ही होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है। हम शुरुआत में देखे कि 1-2 बच्चे लिखा भी था कि इसमें ओनली रिकॉर्डेड लाइव, हम समझ गए थे कि लगता है कि कोई बच्चा झूठ मूठ का ही लिख रहा है, लेकिन बाद में हमने देखा कि यही बच्चा इधर 1 है उधर 5 है, तो हम कंफर्म हो गए कि वो दूसरे का करमात है, पैसा दे के ही कुछ करवा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग जब सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तो कहीं दूसरे का कोई कुछ भी कर ले, हम और आप सही है तो सब सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हमें याद है कि हमने आईटीआई का हमारा इंस्टीट्यूट था, तो आईटीआई में हम जो कॉलेज बनाए थे उसमें क्रिकेट के उसके वर्कशॉप, और एक बार तेज आंधी आई, एक घटना समझा दे आपको, और तेज आंधी में हमारे सभी क्रिकेट टूट गए, और उसी समय एडमिशन का डेट, और बच्चों का विश्वास देखिए